अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीएनए। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर मोहतरम सलीम बुखारी साहब भी हैं। आज की बड़ी अहम खबर जो है, इस वक्त भी जब हम बैठे हुए हैं तो एलओसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है इंडियन साइड की तरफ से, और वो हमारे मुताबिक सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है कि बलूचिस्तान में अफवाज पाकिस्तान ने हमला करते हुए दहशत गर्दों को पकड़ा भी है, मारा भी है, और उनके पास से बहुत असला भी बरामद किया। ये वो लोग थे जो चंद दिन पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे जिन्होंने हमला भी किया था, उसमें एक हमारे लांस नाइक जो थे उन्होंने जामे शहादत भी नोश किया। अहम खबर, बहुत बड़ी खबर है। आज वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कह दिया कि शायद कुछ गलतियाँ थीं, कुछ समझ नहीं आई या कम समझ आई, ख़ास तौर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, कि जो कुछ हो रहा था। और उनका कहना है कि अब जो भी हुकूमत में आए उसको पहले का तजुर्बा कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये क्या था? क्या उन्होंने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ वाइट पेपर दिया है? क्या कोई यू टर्न है, या वाकई वो कौम को एजुकेट कर रहे थे? इसके ऊपर भी बात करेंगे। एमक्यूएम ताकतवर है या कमज़ोर? बहरहाल उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन एमक्यूएम जो है उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। अब पता नहीं इंकशाफ है कि उन्होंने इंतबाह किया कि सिंध में पीपल्स पार्टी के रोल के ऊपर उन्होंने बड़े ही एतराज़ात उठा लिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी जो है यहाँ पे गलत हुई और उसकी वजह से हमारी सीट से हमें हाथ धोना पड़ा। ये तो एक तरफ रह गया, लेकिन फिरदौस आशिक अवान कहाँ पे पीछे रहती हैं किसी से। उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि अंडे इसलिए महंगे हो रहे हैं कि हमजा शहबाज जो हैं वो जेल के अंदर से बैठ के अंडों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब बड़ी ही अजीब सी स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्यों ये कहा, क्या कहा, बट इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के एक और एमएनए का कहना है, मोहसिन रांझा का, कि हमारे पास कुछ वज़रा एनआरओ लेके आए थे और हमने इनकार कर दिया। क्या उन्होंने ये मशहूर होने के लिए बात की है या कोई और मकसद है, या वाकई उनके पास कोई गया था? ये भी पता करते हैं। सलीम बुखारी साहब मेरे साथ है। सलीम साहब, सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, एक चीज़ पे तो हम दोनों एग्री करते हैं ना, कि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, और पाकिस्तान के दम से ही हमारी शान भी है, और ख़ास तौर जब हिंदुस्तान का नाम आएगा तो हम तो एक है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका। बशर दो राय नहीं इसके बारे में हो सकती, सिर्फ मेरे और आपके दरमियान इतफाक नहीं, मेरे ख्याल से पूरी कौम के बीच एक अगर किसी बात पे इतफाक है तो वो सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान जो है वो हमारा दुश्मन है। हिंदुस्तान हमारे पहले दिन से खिलाफ है। हिंदुस्तान ग्रेटर खंड भारत, पता नहीं खंड भारत के कैसे कैसे ख्वाब वो देखते हैं। कोई दो राय नहीं इसके बारे में। मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी नहीं है जो इस हवाले से कोई दूसरी राय रखता हो। जिन लोगों का तज़किरा हम करते हैं, मैं और आप मिलकर पहले भी उनके ऊपर तबर्रा करते रहे हैं और अब भी हमें तबर्रा करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। देखिए, गुजारिश ये है, हिंदुस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें अब से नहीं हो रही हैं, हमेशा से हो रही हैं। थोड़ा सा एक जो नई तब्दीली है सूरत हाल में, वो ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पिछले कई सालों से हॉट रखे हुए है हिंदुस्तान। क्या उसकी वजूहत है? एक तो बलूचिस्तान का तज़किरा आपने कहा, जैसा कि वहाँ कार्रवाई की हमारी सिक्योरिटी एजेंसी फोर्सेस ने, और बहुत कमाल की कार्रवाई की कि जिन्होंने चंद दिन पहले अटैक किया था वो सारे जो है वो उन्होंने मार भी दिए, पकड़ भी लिए हैं और असला बरामद किया है। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की परफॉर्मेंस के बारे में तो मेरा ख्याल है फिर दो राय नहीं हो सकती, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान जो उसके स्लीपर सेल्स हैं, जो कराची में हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, जिस तरह की फंडिंग हो रही है वहाँ पर, एनडीएस और मुसाद मिलके और रॉ मिलके जो स्पिन बॉल्दक के इलाके में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनके, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, हमारे यहाँ अंदर आते हैं लोग। तो ये सब कुछ जो है ये हिंदुस्तान कर रहा है उन्हीं अपनी कोशिशों के लिए कि पाकिस्तान जो है उसको कभी चैन से ना बैठने दिया जाए, कभी सांस सुक्का ना लेने दिया जाए। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी हमेशा से, मुझे ख़ास तौर से राहिल शरीफ का जिक्र मुझे इस वक्त करना पड़ेगा, जिन्होंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की थी कि हिंदुस्तान की लीडरशिप को वाकई अपनी पड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि हम वो सलूक करेंगे तुम्हारे साथ कि आने वाली नस्लों में आप निसाब में पढ़ाया करेंगे उनको। लुक एट द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। एंड मैं कहता हूँ कि ये अप्रोच रहनी चाहिए, यही अप्रोच होनी चाहिए। दो तीन हरकतें हिंदुस्तान ने ऐसी की हैं जिसके ऊपर ऐसी मुंह की खानी पड़ी है उनको। पहली सर्जिकल स्ट्राइक जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, पार्लियामेंट में मोदी जितना जलील हुआ, आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। दूसरी स्ट्राइक की, 2 जहाज़ गिरवा लिए, पायलट जो है वो भीख की तरह से हमसे लिया, वो भी अपनी जगह है। तीसरी की धमकी दी है जिसका चाय के पैसे भी नहीं देके गया। हाँ, जिसका चाय के पैसे देने भी नहीं थे उन्होंने। जो मैं और आप डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से पहले जब हमारी मीटिंग थी, कि तीसरी धमकी की बात जो शाह महमूद कुरैशी ने भी की है और इमरान खान साहब ने भी की, सर्जिकल स्ट्राइक की वो। लेकिन उसमें मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इमरान खान ने
ये वाज़े अल्फाज में कहा कि ही डिडंट मिन्स हिज वर्ड्स कि दिस मीन्स न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, पूरी दुनिया को कहा एड्रेस करके उन्होंने कि रोक लें अगर रोक सकते हैं इनको, वरना ये तो होना ही होना है। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ आती, और बात जहाँ पे आप आज इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं इस बात की, मुझे अपने फॉरेन ऑफिस पे और पीटीआई की हुकूमत पे एक बात का दुख है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कंप्लीट इंडियन डोजियर दे रही है कि इंडिया किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मुर्तकब हो रहा है। कुलभूषण यादव हमने पकड़ा हुआ है और हम सारे, हमारे पास बहुत एविडेंस है, एपीएस का सानी है, सब कुछ है। ये जो डोजियर हम पाकिस्तान में मीडिया को देते हैं, ये हम यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं जमा कराते, ये हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं लेके आते? हमारे सफारत खाने क्यों अपना, उनकी जुबानें जो हैं बंद हो जाती हैं जब हिंदुस्तान के जराइम को बेनकाब करना होता है? मेरे ख्याल से मुबशर थोड़ा सा ज़्यादती आप फरमा रहे हैं इस वक्त फॉरेन ऑफिस के साथ, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक डोसियर जो है वो भेजा गया था ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स के कैपिटल्स को, उनके फॉरेन ऑफिसेज को, और एक गया था यूनाइटेड नेशन को, अगर आपको याद हो। इसी तरह से एक गया था जो रेगुलर अपडेट जो कॉन्टैक्ट ग्रुप जैसे आया यूरोपियन यूनियन ने दिया, एक वो जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर के ऊपर, उसको गया था। लेकिन हमारी ये नाकामी ज़रूर है कि हमने डोसियर तो भेज दिए, फिर उसके बाद ज़ीरो फॉलो। यही हाल हमारी कश्मीर कमेटी का रहा है, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, चाहे वो मौलाना थे, चाहे उससे पहले कोई भी था, और चाहे अब भी जो है। तो कश्मीर कमेटी डजंट एग्जिस्ट, वो कश्मीर की अलावा सारी बातें करते हैं। हाँ, हर बातें उनसे होती रहे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कोई ना कोई एडवेंचरिज्म हिंदुस्तान करेगा, और उसकी वजह उसके डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं जो उसके अंदर हो रहा है। मुझे अपनी हुकूमत से सिर्फ एक शिकायत है कि कश्मीर के मामले पर जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एनेक्स किया है उसको, या जिस तरीके से रेवोकेशन हुई है आर्टिकल 370 की और आर्टिकल 15(1) की, उस पर हमें इससे कुछ ज़्यादा करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि वही हमने एक तरह से फ्री हैंड दे दिया हिंदुस्तान को। यार एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर क्या करते? देखें, जंग शुरू कर दें। देखें, ये वही इमरान खान साहब वाला स्टांस आप ले रहे हैं। मैं वही सवाल कर रहा हूँ। हम जंग तो शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हम दुनिया में गंदा तो कर सकते थे ना उसको, कि देखें क्या हुआ। लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदुस्तान, अजीत देओल और नरेंद्र मोदी और अमित शाह तीनों खुद कई बार एडमिट कर चुके हैं कि बलूचिस्तान में वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और वो तालिबान को पैसे दे के वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करा सकते हैं और करेंगे। जब उनका खुद एडमिशन है तो फिर हम खालसा तहरीक को क्यों नहीं सपोर्ट करते? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इसलिए कि मेरी अपनी बात हुई थी। मैं बाहर गया था मुशर्रफ साहब के साथ एक दौरे पे, वहाँ पर हिंदुस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी। सिंगापुर की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ मुझे वहाँ 3 जर्नैल थे साहब का, और एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट था, उसका नाम लेने का फ़ायदा नहीं है कोई। उन्होंने कहा कि एक बात हमारी लीडरशिप को हिफज है कि जब तक आखिरी पाकिस्तान का फौजी बलूचिस्तान में मौजूद है ना, बलूचिस्तान अलहदा नहीं हो सकता। इसी तरीके से नहीं, लेकिन वो कार्रवाई तो कर रहे हैं। मुकम्मल करूँ, 3 आर्मी चीफ्स जो थे इंडिया के, वो ये बता चुके हैं अपनी लीडरशिप को कि जंग नहीं जीती जा सकती पाकिस्तान से। ये सब कुछ भी अपनी जगह। ये जो पेन रावत है, ये क्यों रोज नारे मारता रहता है? ये कौन सी निस्वार खा रहा है? ये वो रेटरिक है जो वो अपने पब्लिक की कंजम्पशन के लिए दे रहे हैं। राइट, इसलिए कि वहाँ के हालात अंदर के क्या है वो आपके लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश पक्का हुआ फल है जो टूटने को तैयार है और चाइना के साथ मिलना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिख मूवमेंट ये फार्मर्स की वजह से दोबारा से जोर पकड़ लिया, क्योंकि इन्होंने उसको पंजाब के जोर नहीं पकड़ी, इट हैज गॉन टू न्यू हाइट्स। राइट, मैं आपको बता रहा हूँ कि नक्सलाइट्स और माओइस्ट जो हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं। हम क्यों उनकी सपोर्ट ना करें? कम से कम इमोशनल सपोर्ट तो कर सकते हैं। मुबशर, मुझे ये समझ कभी भी नहीं आई कि हम इस पर क्यों अपोलोजेटिक हैं। मैं तो नहीं हूँ। अब अल्लाह करे कि यही सोच जो है दूसरी तरफ भी आ जाए। आपको याद होगा तारा सिंह आया था अयूब खान के दौर में। बिल्कुल आया था। उसने कहा था हम तैयार हैं आपके साथ नेक्स्ट होने के लिए। हमने मौका ज़ाया किया। उसके बाद वो जो alleged लिस्टें दे दीजिए, फलां कर दिया, दैट वाज अनदर टाइम, एंड दिस इज द थर्ड टाइम दैट सिख्स आर रेडी, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। जहाँ जहाँ है जो मुजाहरा उन्होंने बरतानिया में किया है, जो मुजाहरे वो यूरोप के दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में यूरोप में इकट्ठा होना, आपको पता है कितना बड़ा मसला है। और फिर जो रास्ते बंद किए हुए हैं उन्होंने दिल्ली के, बैठे हुए हैं वो वहाँ पर पिछले पता नहीं 22 दिन से। हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए इसको, इसलिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान कोई एक मौका हाथ से जाने नहीं देता। जब MQM थी तो हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं और हवाले भी मौजूद हैं और एक्नॉलेजमेंट्स हैं कि वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। हम ये शराफत पता नहीं क्यों दिखाते हैं, मुझे इसका जवाब दो और कौम को भी समझाओ यार, ये कि हम ये चुप क्यों साधे हुए हैं। राइट, अब जब हम एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपका फेवरेट टॉपिक आ रहा है, इमरान खान की तकरीर जो उन्होंने
अब देखते आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है मेरे से ज़्यादा फेवरेट तुम्हारा नहीं, है। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस पर डिबेट अच्छी बात है, लेट्स सी के क्या कहा। बट एक ब्रेक के बाद इमरान खान ने आज जो तकरीर की है वो बहुत ही सख्त ज़ेर मौजू है इस वक्त, और हम नहीं, हर एक उसको डिस्कस कर रहा है। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग हैरान हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने ही खिलाफ कोई वाइट पेपर है। बट विल डिस्कस दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और सलीम बुखारी साहब मेरे साथ हैं और इनका फेवरेट टॉपिक हम लेके आ रहे हैं कि इमरान खान ने आज क्या कह दिया। लेकिन एक बात मैंने बुखारी साहब आपको पहले बतानी है, आज अगर मैं भूल जाऊं तो आप प्लीज़ मैं याद करा दीजिएगा, बुढ़ापा आ रहा है मेरे ऊपर, कि मैंने प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले एक कहानी आपको सुनानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपकी कहानियाँ सारी इंटरेस्टिंग होंगी। हाँ, बस आप देखिएगा। बट ये आज क्या कहा इमरान खान ने, आप क्यों इतने खुश हैं इस बात पे? नहीं, मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का कि वो एक शेर है, हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। हमें 2.5 साल गुजरने के बाद वो बता रहे हैं कि बहुत गलतियाँ हो गई हमसे इब्तिदा में। यानी वो ये ना बताते, नहीं, चुप करके रहे थे, कब्र में ले अब जाते। गलतियाँ देखें ना क्या है। हाँ, गलती क्या है? मुझे जब वो इक़्तिदार में आ रहे थे उससे पहले उन्होंने एक हफ़्ता पहले एक तकरीब से खिताब किया और फरमाया मेरे पास 200 माहरीन की एक टीम है जो पाकिस्तान के हर शोबे में वो तब्दीली भी ले आएगी, वो इनकलाब भी ले आएगी जिसकी ज़रूरत है इस मुल्क को बहुत पहले। और हमने माना। फिर उन्होंने इशारा किया कि ये असद उमर बैठे हुए हैं। वही साहब ये कितनी जुमला- पोलराइजेशन। जुमला पूरा कर एक मिनट ठहर जाए। मैं आपको कुछ माहिरीन का बता दूं कि कभी हम उनकी मज़हब की वजह से, कभी किसी और वजह से हम उनको अलग करते रहे हैं या उनके इख्तलाफ करते रहे हैं। अब देखें, आपकी काबिलियत का आपके फेथ से या मेरी काबिलियत का मेरे मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें जब तक हमें ये नहीं देखना कौन पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकता है, हम ये गर्दिश में ही रहेंगे। कहाँ से लाएंगे इशारा आपका बहुत खौफनाक है जी, और इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। हवाले देने बैठेंगे तो बहुत बड़े बड़े हवाले और बहुत वो होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तब्दीली का नारा लेके आप आते हैं, कहते हैं ना कि अपोजिशन, सिटिंग अपोजिशन इज द शैडो गवर्नमेंट, वो उसने हुकूमत में आने नॉट इन आवर कंट्री, एंड देन नहीं नॉट। आई विल टेल यू व्हाई। उसकी वजह है कि मैं बहुत क्लोज रहा हूँ इमरान खान के, बहुत ज़्यादा। यानी ये लोग पार्लियामेंट में भी मांगते होते थे फिगर्स डिफरेंट चीज़ों के और नहीं मिलते थे। हमारी वो रवायत नहीं। भाई साहब, आप अभी पीआईडी को लिख के भेजें, हालांकि पीटीआई की गवर्नमेंट ऊपर, पीआईडी को आप लिख के भेजें कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि चैनल 24 को आपने एक साल में कितने इश्तिहार दिए, इसका जवाब देखें आता है कि नहीं आता। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपका राइट है। हमारे यहाँ वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है ना, वो उसको गुनाह समझा जाता है। देखिए, मैं एक अर्ज़ करूँ, हमें जो है माइक्रो लेवल पर देखने की बजाय मैक्रो लेवल पर देखते हैं। मैक्रो लेवल एक ऐसा शख्स जो इनकलाब का नारा लेके, तब्दीली का नारा लेके आता है और उस दावा करता है कि मेरी स्ट्रगल 22 साल की है। अगर उनको भी इश्यूज़ का पता नहीं था कि पावर सेक्टर में क्या हो रहा है, इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने आज बात की है, तो मैं इस बात पर परेशान ये हूं कि अगर आपके पास यही टेन्योर है, अज्यूमिंग मैं बताता हूँ अगला आपको, नहीं मैं बताता हूँ क्या कर सकते तो थे। आप क्या कर सकते? मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते थे। उसका एक थे कि 7 आपके पावर यूनिट्स हैं। आईपीपीस किसने साइन किए थे और उससे पहले रेंटल पावर प्रोजेक्ट किसने साइन किए थे? वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने तो नहीं साइन किए थे। अब ये सारे जो हैं आपस में, जब इनके ऊपर एससीसीपी ने इनकी हीट रेट के ऊपर इंक्वायरी करना शुरू की थी, इन्होंने एससीसीपी का चेयरमैन बदलवा दिया था, सब कुछ कर दिया था। आपकी 2 दफ़ा पाकिस्तान की सॉवरन गारंटी उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके चैलेंज कर दी थी। सुन ले सर, आपकी सॉवरन गारंटी चैलेंज हुई हुई है कि जनाब ये नहीं अपना उसको रोक सकते। आपने उनकी अरबों की करप्शन पकड़ी और एंड में आप अब जो है ना उनको दे के फायदा छुड़ाया या मुल्क की बिजली बंद करा दें। आपकी रिसर्च का बेनिफिट मैं इमरान खान को देने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पता है आपने सीरीज ऑफ प्रोग्राम किए हुए हैं और बहुत काम किया था आपने उसके ऊपर। उसका मार्जिन उनको ना दें। उनका काम ये था कि वो ढंग के बंदे देखें। फिर वही बात आएगी, पिछले वो आपकी जो एक टर्म है फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली, वो FNF, वो बिल्कुल ठीक है, मगर आप वही गलतियां कर रहे हैं जिस गलतियों के ऊपर आप दूसरों को लताड़ते थे। बात यह है इनके पास अभी तक वो बंदा नहीं है जो चोरी पकड़े। अच्छा, मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिसाल देता हूं बुखारी साहब, और आपको मैं वो मिसाल देने लगा हूं कि कहाँ पे जाएंगे लोग। आज पैमरा वाले भी ये सोचेंगे बैठ के हमने क्या करना है, और वो कर नहीं सकते क्योंकि मैं लीगल एक बात कर रहा हूँ। आपको पता है फौज में पंगा तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। आपको पता है फौज में और सिविलियन इदारों में फ़र्क क्या होता है जिसकी इमरान खान को मार पड़ रही है?
फौज में आपने अभी राहील शरीफ की कितनी तारीफ की, हमारे सिपह सलार या, काबिल तारीफ है, करना चाहिए। लेकिन राहील शरीफ जितनी मर्जी कोशिश कर लें दोबारा वो कप्तान भी नहीं लग सकते फौज में आके, ठीक है, उनको दोबारा कमीशन नहीं मिलेगा। फौज का एक असूल है कि जो रिटायर हो गया वो फिर रिटायर हो गया, अब वो अपनी जिंदगी क्योंकि गुजारे, अगर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर वो इंस्टीट्यूशन ही वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, हमने रजाक दाऊद के पास ही जाना है जो 90 साल का हो गया, हमने अताउर रहमान के पास ही जाना है जो 92 साल का हो गया। हमने भाई कितनी बारी आजमाना है लोगों को, अगर इनकी पॉलिसी सही होती। यार मुबशर, तुम इतने चालाक आदमी हो ना, मैं मान गया हूं तुम्हारी इंटेलिजेंस कमाल को। करते हैं यार। अगले स्टेप को तुमने प्रियम्प्ट मैं कर दिया है, क्या करूं उसको यार? खा गए आप उसको, मैं आपको कि वो बता बंदा रहा कह रहा है कि मैंने टीम सिलेक्शन में गलती की है, आपने अभी से उसका जवाब मैं पेश कह कर दिया। रहा यार ये हूं क्या हो रहा है? आप अपने मुल्क में, ये एक हमारी हर हुकूमत का फ्लॉ है कि जब तक आप अपनी यूथ को और अपने यंगस्टर्स को आप, मैं एक नून लीग के बंदे का नाम लेता हूं, चले, हालांकि मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूं, ओपनली कर रहा हूं, लेकिन इसमें मुसद्दिक मलिक की मिन्नत करनी चाहिए थी कि आ जाओ यार, तुमने 3 साल इसको है, तुम आ जाओ ज़रा, इसमें हमें भी चोर पकड़ने में मदद होगी। कोई मुजायका नहीं है दूसरी पार्टीज़ के टेक्नोक्रेट्स को बोरो करने और उनसे इफादियत हासिल करने में। अब मुल्क के लिए बेहतर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुबशर यार मुझे ये बताओ, एक प्राइम मिनिस्टर जब ये कहे कि मुझे बिजली पर, मुझे मईशत पर, मुझे पावर सेक्टर पर, मुझे फलां सेक्टर पर ब्रीफिंग्स नहीं मिली, वो क्यों नहीं मिली भाई? नहीं मुझे मिली। आप ये बताएं ना कि बुखारी आपने साहब, क्यों आप ब्रीफिंग्स ऐसा नहीं करें ली? ना, मुझे आप एक बात बताएं ना, आपने कितने बजट्स को कवर किया है ना? मुझे एक बजट बताएं जो 8 दिन से ज़्यादा डिस्कस हुआ हो। देखें, गुजारिश ये है, इसका मतलब है कि आपके पार्लियामेंटेरियंस पढ़ते ही नहीं बजट डॉक्यूमेंट। करेक्ट, वो तो क्यों खोल के नहीं देखते। आप कहते हैं पढ़ने की बात हमें कर रहे हैं। उनसे जब कॉपियां मिलती है ना तो वो सारी जुड़ी होती आप उनसे ये पूछें कि असल बजट होता कौन सी किताब में है। आपको अगर 80% जवाब दे दें उसको, तो मुझे आप पकड़ नहीं लीजिए। हो सकता। तो असल तो फाइनेंस बिल है ना, जिसको पढ़ने के लिए इतना बड़ा गुर्दा चाहिए, क्योंकि इतनी मोटी किताब होती है। एनीवे, देखें, अब इमरान खान साहब जो परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसको ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मुझे टीम नहीं, मैं आपको बताता हूँ उनका प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो आप तमाम एतराज़ात के बाद एक बात का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान को कि उसने सच बोला, उसने एतराफ़ किया। उसकी कमज़ोरी हो या जो मर्ज़ी आप कहें उसको, उसने एतराफ़ किया है। और ये हमारी एक बड़ी चेंज रिवायत है कि आप आवाम के सामने कह रहे हैं यार हमें नहीं पता था, वरना कौन माइकल आल हमने देखा है जो आज तक इस तरह बात करता हूँ। दूसरी बात क्या, बुखारी साहब, जब तक आप ये तयन नहीं करेंगे ना कि आपको बीमारी क्या है, आप उसके डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और अपना इलाज नहीं करा सकते। और तीसरी बात, अभी भी वो ये नहीं कह रहे कि हमें समझ नहीं है, वो समझ है। आपको ऐसे मुआहदों में जकड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा 2 दफ़ा तो आपकी सॉवरेन गारंटी चैलेंज हो गई थी। आपको ऐसे मुआहदों में जकड़ा हुआ है कि आप उन पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं कर सकते। आप ऐसा करें, 7 रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका हीट रेट मुझे कैलकुलेट करके दिखवा दें। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट किया था आपकी हुकूमत ने, उसके बाद नवाज की हुकूमत ने किया कॉन्ट्रैक्ट, भुगतने पड़ने पीटीआई को। यार खुदा के लिए अपने किए खुद अपने गले बांटे, हमारे गले में ना डालें। ये जो सच बोलने की बात आप कह रहे हैं, मैं आपको इसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हूं, प्रोवाइडेड आप इससे लर्न करके फिर फटाफट एग्जैक्टली फैसले करें, मजीद गलती ना करें। मजीद गलती ना करें। लग रहा है आपको कि मजीद गलती नहीं होगी? मेरा ख्याल है कि इसका मतलब है कि आपकी कानून साजी होने लगी है पावर सेक्टर के लिए, और ये बड़ी खौफनाक होगी। टीम की बात कर रहा था मैं, पावर सेक्टर बता रहा हूं यार, आप तो इमरान खान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। मैं आपको टीम की बात कर रहा हूं, आप मुझे पावर मैंने सेक्टर में आपको ले एंड गए। में कहानी सुनानी है, आपने कहानी मैंने बाद में सुननी, पहले टीम की बात आपको पता बता रहे, प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, आज मैं कहानी सुनाऊंगा। ये मुझे बताएं मुबशर, अगर ये ठीक है, आपने पंजाब की परफॉर्मेंस के बारे में कल हमारे व्यूअर्स को बताया था और लोगों ने उसको सीरियसली सुना भी होगा, मुझे यकीन है इस बात का। वो वसीम अकरम प्लस एंड कंपनी बदल क्यों नहीं रहे फिर जनाब, जब आप कह रहे हैं? देखिए, वसीम अकरम प्लस एंड कंपनी, मैं एक बात बताता हूँ, मैं इमरान खान से एक बात पे एग्री करता हूँ। मैं मज़ीद वसीम अकरम के मतलब मैं नहीं कह सकता। वो ये है कि 22 साल उसने स्ट्रगल किया, उसने धक्के खाए, उसने मेहनत की, तो चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर उसकी है, मेरी नहीं हो सकती, किसी और को। मैं इस बात पे उसको मैं एग्री करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं तो नहीं बनना, या मेरा कहा हुआ बंदा क्यों बने चीफ मिनिस्टर। मुझे प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम यह है कि हमें अभी ये नहीं पता कि उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, मुझे ऑब्जेक्टिव आपका पता हो ना कि आप उससे लेना क्या चाह रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। वसीम बस एक और वजह से ज़्यादा एक्सपोज हो गया, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, कि जो इस मुल्क में अभी तक प्रॉपर लोकल बॉडीज़ नहीं बन सका ना, उसमें हमारी सूबाई हुकूमतें सारी की सारी
वो सीरियसली हैंडीकैप। मगर फिर आप ये क्यों नहीं कह रहे कि वो जो 90 दिन के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन होने थे, आप कोर्ट ने रोका है कि उसने रोका है? किसने रोका? आप बताएं ना, आपने कोर्ट किसने रुकवाया था? उसके स्टेटस को आपने चेंज करने की कोशिश नहीं नहीं, मतलब स्टेटस को क्या चेंज करें, हम कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। नहीं, सिंपल बात ये है, अदालतों का एहतराम, अदालत ने एक बार कह दिया कि वो खुद ही अंडू करेंगे। कोई सूबाई हुकूमत अपने फाइनेंशियल पावर्स लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है ग्रास रूट लेवल। मैं आपको एक बात बताता हूं, सिर्फ मुशर्रफ के टाइम पे हुआ था और इस मुल्क ने तरक्की की थी, नए लीडर्स भी मिले थे, नए लोग भी मिले थे। अब तो फिर इमरान को हटा के मुशर्रफ ले आए। नहीं, मैं ये कहता हूँ वो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, बेचारा बहुत बीमार है। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, तीनों इसमें गिल्टी हैं कि जो आपका लोकल बॉडीज है उसको इम्प्लीमेंट करने में कोताहियां कर रहे हैं। माजी पर तो तबर्रा में आपके साथ मिलकर ऊंची आवाज में करने के लिए तैयार हूं। मुझे ये बताएं आपके कप्तान ने क्या किया? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा इसके कहानी मैंने नहीं सुननी, मैंने सवाल का जवाब चाहिए। तो ब्रेक लेनी है, अभी एंड तक पहुंचे नहीं, मेरे तो कान पे कही जा रहे हैं ब्रेक। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ क्या फ़र्क यह है कि गलतियाँ ज़रूर होती हैं और अगर उन गलतियों से हम सीखते नहीं तो हम ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई एक बहुत बड़ी गलती कर रही है जो वसीम अकरम प्लस से और ये रेंटल पावर प्रोजेक्ट से इससे ज़्यादा बड़ी गलती है। वो ये है कि अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं कर रही, और जब आप वो डिस्कोर्स नहीं कर रहे होते तो आप हर तरफ से आप ब्लॉक हुए होते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत आज भी अपोजिशन के साथ शेक हैंड कर ले कई चीज़ों के ऊपर, तो आपके बहुत से फिस्कल मसाइल जो हैं उनका हल निकल सकता है, क्योंकि उन्होंने भी किया हुआ, ये भी उससे भुगत रहे हैं और दोनों ने भुगता। मतलब नैब एक ऐसी चीज़ है कि जो इनको भी हॉन्ट करेगी, अभी सिर्फ उनको नहीं करेगी, अभी इनको भी करेगी। तो इन दोनों को मिलना चाहिए कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं आपको एक बात शेयर करूँ आपके साथ, ये जो अब वो अमेंडमेंट की तरफ आ नहीं रहे ना, नून लीग वाले हों चाहे पीपल्स पार्टी वाले हों, एक फील वहाँ ये है कि हमने तो लिया भुगत, अब तो हजरत साहब की पार्टी की बारी है। अभी नहीं भुगता सर, अभी तो बारी पार्टी शुरू हुई है और फिल्म अभी बाकी है। वो क्या है ब्रेक के बाद बताऊंगा, लेकिन कहानी मैंने इनको ऑन एयर सुनानी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सलीम बुखारी साहब मेरे साथ है। मुझे बड़ा कहते रहे ब्रेक में कहानी सुनाओ, मैं कहा नहीं सुनाऊंगा, मैं लोगों के सामने सुनाऊंगा ताकि सबको पता चले। 3 बार इन्होंने मुझे कहा ब्रेक में कहानी सुना दें आपकी, मैं अभी खत्म होने से मुझे ये बता लेने दें कि कहानी अभी तुमने गढ़नी है या सोचनी है। अच्छा जी, वो एमक्यूएम ने तो एक बता दिया, वो कहते हैं सिंध में वजारतों का लालच है या पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि मरदमशुमारी जो है वो गलत हुई। बॉटम लाइन ये है लंबी चौड़ी में। और फिर आपके एक अननोन से कोई एमएनए है रांझा साहब, मोहसिन शाहनवाज रांझा, वो भी अपना बड़े नारे मार रहे हैं। इनके ऊपर हल्के हल्के बात कर ले ज़रा। देखिए, पहली बात तो यह है कि सिंध में एमक्यूएम जो है वो चूँकि मेन स्ट्रीम से हटी हुई पार्टी है, इससे बखरे हो गए, जैसे कैसे भी हुए, सही हुए हैं नहीं हुए हैं, या सारे एक ही बैनर के नीचे। अभी तक ये एक अलग डिबेट है, इस पर किसी वक्त बाद में बात करेंगे। इस वक्त वो 2 काम कर रहे हैं। एक तो उन्हें अपनी अहमियत का एहसास दिलाना है कि वी आर इम्पॉर्टेंट एज फार एज कराची इज़ कंसर्न इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर सिंध पूरा जो बाकी है। तो ये सेंसेस के ऊपर जो उनका डिफरेंस है वो आज का नहीं है। जब ये हुआ था उस वक्त भी उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे बहुत ज़्यादा, और उनका ख्याल ये है कि शहरी आबादों को डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि एमक्यूएम की मेजॉरिटी जो है उन इलाकों में ख़त्म हो जाए, उर्दू स्पीकिंग वालों की। ये उनका पुराना स्टांस है। लेकिन नाउ दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कैबिनेट अप्रूव करती है कि जी ये रिलीज़ कर दें जो सेंसस की रिपोर्ट आई थी जो, और एक बात याद रखें कि वो किसी सिविलियन गवर्नमेंट ने नहीं कराई थी। सिविलियन गवर्नमेंट ने भी इसलिए फ़ौज से और सिक्योरिटी एजेंसी से करवाई थी ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी रहे। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत का हिस्सा होते हुए उसको चैलेंज करना जो है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये चाह रहे हैं कि ये सारा सेंसस दोबारा हो। अगर दोबारा होगा तो अगला इलेक्शन कौन से सेंसस? बात यह है कि वो ये कहते हैं हम हुकूमत में हैं, हुक्मरान नहीं है। अब देखें बड़ा फ़र्क है दोनों में। एमक्यूएम की बात को अब रद्द नहीं कर सकते। अब मुझे और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन कराची और हैदराबाद में अगर कभी भी अच्छी गवर्नेंस हुई है, चाहे वो बताखोरी के समय हो, चाहे वो बोरी बंद के समय हो, वो एमक्यूएम के टाइम पे ही हुई है। वो उसी वक्त हुई है जब मुस्तफा कमाल वहाँ पे नाजिम थे, वो उसी वक्त हुई जब नवीद कमर, एक पुराना हवाला नेमतुल्लाह को याद रखें, नेमतुल्लाह साहब ने भी बिल्कुल बहुत काम किया। लेकिन उन्होंने कराची में किया, मैं हैदराबाद और मीरपुर को भी ऐड कर रहा हूँ ना। ठीक। अच्छा, नेमतुल्लाह साहब की हम नहीं भूल सकते, उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुस्तफा कमाल भी मेयर ऑफ द ईयर करार पाए थे। मैंने कहा ना कि वो एमक्यूएम में थे ना उस वक्त।
अब बात यह है कि MQM के बाद हमने देखा कि कराची जो है वो बेयारो मददगार हो गया। ये बात तो उनकी सही है। अच्छा, वहाँ हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। वहाँ पे अभी कौन इलेक्शन जीता? PTI जीती। MQM की लोकल बॉडीज थी, पावरलेस लोकल बॉडीज थी जिनके पास पहली दफा इन्फिल्ट्रेट किया आपने, मतलब है वो जो उनकी मिथ थी वो ब्रेक की है पीटीआई ने, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। PTI ने तो की, लेकिन मेरा ख्याल है वो उनके बानी ने अपनी तकरीरों से खुद अपनी मिथ को ज़्यादा ब्रेक किया। PTI ने इतना नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप पे ज़्यादा कुल्हाड़ियाँ मारी हैं ना। हैविंग सेड दैट, अगर वो ये कहते हैं कि यार मरदमशुमारी सही नहीं है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको फौरन दोबारा होना चाहिए, जो मर्जी एक्सपेंस। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक साल की एक्सरसाइज दोबारा तो कर ले। नए सिरे से। मेरा होता है कि जाली वोट से तो नहीं पड़ेगा ना। देखिए, जाली वोट की बात नहीं, बात यह है कि उनका जो मैंने बताया, उनका जो इतराज़ है सबसे ज़्यादा वो ये है कि कराची की डिवीज़न इस तरह से हुई है कि MQM का वोट डिवाइड हो गया है। उसकी वजह बुखारी साहब, बात यह है कि अगर आप सही मरदमशुमारी करते हैं तो कराची की सीटें लाहौर से ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर आप जो है ना वो तो अभी भी ज़्यादा है नहीं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। फिर आप जैसे पंजाब से कोई जीत के वो हुकूमत में नहीं आ सकता। ये तो एक बड़ी लेजिटमेट है कि अगर 3.25 करोड़ एक शहर की आबादी है तो हम उसको 1.5 करोड़ कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? इसका ये मतलब है तो हमारा बिल्कुल वही vested- बात है, वो पठान वाली मैं मिसाल अजीबोगरीब से दे रहा हूँ कि इसको मिटाओ फिर से शुरू करो, फिर से गिनती लिखो। नहीं, ये जो है ये वाली बात नहीं अब है। आ जाए जनाब, आपने जो एक गैर मारूफ बंदे का जिक्र किया है, जो रांझा शाह साहब। नवाज रांझा है, ये स्पोक्स पर्सन है नून लीग का। कौन सा स्पोक्स पर्सन? एब्सोल्युटली स्पोक्स वो बनेंगे अभी, क्योंकि सुने- नहीं, मरियम सुने। औरंगजेब के मुतालिक मुझे पता चला है शायद उनसे ओहदा वापस ले लिया जाए। करेक्ट, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सर, है। उसका context देखें ना, नहीं, सुने बात तो कोई सुने ना, important नहीं है। अगर हुकूमत का हर बंदा लहरा लहरा के फारूक नाइक के वो पॉइंट्स बता के, तो इनको भी बताने का हक है सर ना। कहाँ पे लड़ रहा है? सुने, एक मिनट, कहाँ नहीं लड़ रहा है? एक मिनट, कहाँ पे लड़ रहा है? पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट, एक और मिनट, बाहर यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं, में। पार्लियामेंट का मतलब है कि आप उसे चेक कर सकते हैं, आप उसको देख सकते मगर हैं। बाहर क्या? देखे ना कितना रेटरिक सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन रांझा शाहनवाज साहब जो है, मुझे तो उनका नाम भी पूरा याद नहीं हो रहा। नहीं, आप याद करना नहीं चाह रहे। मैं लिखा हुआ है मेरे सामने, हालांकि मोहसिन शाहनवाज रांझा। अब यानी ये हैं कौन साहब? ये कौन से अपना जगह से आए हैं? पढ़ा लिखा आदमी है, ना बच्चों, कर अच्छी जाती। बात होंगे भाई, पढ़े लिखे ज्यादा होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट है। अच्छा, आपने मुझे ये इजाजत इन्होंने- नहीं दी नहीं। कि वो ये कागज कौन से लहरा रहा है, क्यों लहरा रहा है? मेरे पास भी कागज है। हाँ, हाँ। मेरे पास भी कागज है। मसलन मैं आपको बताता हूँ वो क्या, ये ओहो बुखारी साहब, ये हमने बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है, ये मुझे करनी है आपसे डिस्कस अभी। वो क्या तो है? आप ज़रा जल्दी ये कर लें बात। मैं मोहसिन साहब के क्लेम्स को इस काबिल नहीं समझता कि हम उन पर डिबेट करें। उसकी वजह है कि हाँ, अगर मरियम नवाज ये कहे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहें, एहसन इकबाल साहब कहें, अगर मरियम औरंगजेब साहिबा कहें, जो भी उनके स्पोक्स पर्सन है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहें, हमजा शहबाज साहब कहें, मैं देखें वो इस लिहाज से स्पोक्स पर्सन है कि वो हर रोज किसी न किसी प्रोग्राम में बैठकर तर्जुमानी कर रहे होते हैं नून लीग तो की। सर नहीं, ये कोई Anyway, काफ़ी नहीं है। anyway. मैं और आप तर्जुमानी कर रहे हैं अवाम की, लेकिन हम अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। करेक्ट, हमें अवामी लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना स्टोरी पड़ेगा। मुझे ये बताएं इसका बैकग्राउंड, क्योंकि मैं अगर हुकूमत में होऊंगा तो मैं इसको बहुत सीरियसली, मुझे इसको समझना पड़ेगा कि मौलाना फजल रहमान PDM का पहला प्रोटेस्ट मर्दान में बुध के दिन लीड कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं ये पहला नहीं, अब हर डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे। आप कैसे सपोर्टर हैं पीटीआई के? आप इससे डराना चाह रहे हैं पीटीआई को? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि इंगेज करें मौलाना को, पॉलिटिकली इंगेज करें। मौलाना एक पॉलिटिकल एंटिटी है। 6 महीने के बाद इमरान खान साहब फिर कहेंगे कि मुझे तो समझ नहीं आई थी उस वक्त। नहीं, बात ये नहीं है। क्या बात हुआ ये है, देखिए जो भी पॉलिटिकल आदमी होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको एंगेज करना चाहिए। वो इस मुल्क का हिस्सा है, वो इस मुल्क के बाहर की पार्टी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं उनकी हर डिमांड माने, और ज़रूरी नहीं कि वो आपकी हर डिमांड माने, लेकिन बातचीत एंगेज का होना चाहिए, सिलसिला- बिल्कुल होना चाहिए। ये बड़ी खतरनाक चीज़ हो रही है, ये सीधा ऊपर आ रही है, और ये PTI को अभी गवर्नमेंट को शायद, अगर मैं सही समझा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये कि अगर ये जलसों का सिलसिला KPK में शुरू हो जाता है और हो जाता है तो इससे परेशानियां हुकूमत की बढ़ेंगी। एम आई राइट? मैं ये कह रहा हूँ कि जलसों से हुकूमत गिरती नहीं, लेकिन हिलती ज़रूर है। और जब हुकूमत हिलती है तो ऑलरेडी उसको और मुआशी 4 हेड वोटों पार्टी के है, 4 वोटों के इधर उधर होने पर जो हुकूमत खड़ी हो वो तो बहुत जल्दी हिल जाती है। हिल सकती है, हिल सकती है। ये खतरनाक बात है, इसको आसान नहीं लेना चाहिए। हाँ, मेरे तो ख्याल से जब से ये APC हुई थी PDM की, उस वक्त से हुकूमत को इसको सीरियसली लेना चाहिए था और एंगेज करना चाहिए था। ये जो जलसों तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पहले जब तक ये धरने से बैठेंगे- पहले एंगेज करना चाहिए था। PDM तो बाद में बनी है। करेक्ट।
पहले जब धरने से मौलाना पहले फजल रहमान पहले वहाँ बैठे देखिए थे मौलाना फजल रहमान की जो मुझे बात समझ आती है ना, उनकी डिमांड सिर्फ एक है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, हो सकता है मौलाना इससे इख्तलाफ करें। मेरा ख्याल है वो इस हुकूमत से सिर्फ रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, वो कोई और उहदा नहीं मांग रहे। वो कोई मैं इसमें इजाफा करूंगा। हाँ, वो ये समझते हैं कि मुझे एक साजिश के तहत इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर किया गया, वो तो हर एक को ये साजिश है। ठीक है। नहीं, प्रॉब्लम है ना, मैं वो नहीं मानता। उसकी वजह है कि जो उनसे जीता है ना, वो भी पीडीएम में शामिल है। वो बलूचिस्तान में तो अचक सही साहब वगैरह और उनके बाकी लोग जो जीते, या अचक सही को जिन्होंने हराया, वो JUI वालों ने हराया। भाई आपस में बैठे हो, वहीं पे मुक लो। क्या हुकूमत को बुरा कह रहे हो और इदारों को बुरा कह रहे हो? देखे ना, हुकूमत के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपोजिशन को एंगेज करे। अगर वो ये नहीं करती है, नुकसान होगा। मैं आपको बताऊं, ऑप्शन भी छोड़ें, ये लाजमी होता है हर जमहूरियत में। इसके बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती अगर हुकूमत और अपोजिशन तो डायलॉग ना करें। आपके कप्तान को समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं कप्तान को, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं कप्तान को, मैं एडवाइजर नहीं हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपके पास एडवाइजर का टाइटल नहीं है, बट अदरवाइज तो ठीक है काम। अब उसकी मेहरबानी है अगर वो मेरे मैसेज देख लेते हैं या जवाब दे दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि ऑपोजिशन जो है वो ज़रा सेटिस्फाइड रहे, और वो सेटिस्फाइड एक ही तरीके से रहेगी कि अगर उनको आप एंगेज करके रखते हैं। मेरे ख्याल से इस फोरम से मैं और तो मुश्तरका तौर पे कह सकते हैं कि बजाय इसके कि मजीद गंद बढ़े और बहुत गंद बढ़े, हम एनार्की की तरफ नहीं जाना चाहते। हाँ, तो बेहतर ये है कि क्योंकि एक साहब हैं वो इदारों को चैलेंज कर रहे हैं, दूसरे जो इदारों के अफराद को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये अगर लोगों ने इसको उस तरह लेना शुरू कर दिया जो मुझे डर लग रहा है, तो फिर ये तो नहीं ना कि मैं और आप दस्तों गिरबां हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं और आप ये नहीं चाहेंगे किसी सूरत में नहीं कि अनार्की हो इसमें। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला करम करे अपना, लेकिन उसके लिए होश के नाखून सारे ही स्टेक होल्डर्स को लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको मैंने स्टोरी ज़रूर सुनानी है, जिसका मैं आपको कह रहा था। मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि ये जाते हुए ये कहेंगे अच्छा फिर कल सही। नहीं, मैंने वो गलतियां मैं अभी नहीं सीखा कि मैंने 45 मिनट बैठूंगा तो मुझे गलतियों का एहसास हो जाएगा। नहीं, ब्रेक के बाद एक कहानी सुनाऊंगा और फिरदौस आशिक अवान की बात पे जितना भी तस्करा करना चाहिए उतना कर लेंगे हम, जो उन्होंने जिक्र किया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि जी हमजा शहबाज शरीफ जेल के अंदर बैठ के पूरे पंजाब में अंडों का रेट कंट्रोल कर रहे हैं और इसीलिए वो महंगा हो रहे हैं। अब ये मुझे बड़ी पुरानी, मैंने बचपन में एक मिसाल सुनी थी, वो मुझे आज समझ आई है फिरदौस साहिबा के बयान के बाद कि अफ़ीम खाए गवैया मर जाए हकीम, कि उन्होंने तो ये जुमला बोल दिया। मैं क्या डिफेंड करूँ भाई साहब, जो आपने कहना है आप ही कह लें। मैं इसके ऊपर सिर्फ एक, मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस किस्म के एडवाइज़र है यार। पंजाब में हुकूमत आपकी है, बंदा जेल में है और आप कह रहे हैं कि वो पूरा बिजनेस। अच्छा, बाय द वे मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ अंडे क्यों महंगे हो रहे हैं, जो फिरदौस भी को नहीं पता। आप बता दें, फिर मैं उसके बाद आता हूँ। रीज़न ये है कि आपका डॉलर ऊपर जा रहा है, वो आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। गुड और बैड वो उसकी मैं डिबेट में नहीं पढ़ रहा, वो एक अलग डिबेट है। और आपकी मुर्गी की जो फीड है वो सारी इंपोर्ट हो रही है, मुर्गी की जो दवाई है वो इंपोर्ट हो रही है, पेस्टिसाइड जो है वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो डॉलर की जो उसको उनकी जो फीड है वो महंगी हुई है ना। मतलब है ये सिंपल बात अगर इस लेवल के एडवाइजर को समझ में नहीं आती और वो इसमें अपनी जान बचाने के लिए हमजा पे डाल रहे हैं जो जेल में बैठा है। वो हमजा बेचारा है, मेरे ख्याल से सोचा भी नहीं होगा उसने अंडे का इतने दिन में, क्योंकि जेल बहरहाल जेल होता है। हाँ, मतलब है ये बेतुकी बातें कर करके फिजल आउट होती जा रही हैं चीज़ें। जो बेसिक इश्यूज हैं उसके ऊपर आप जनरल कमेंट कर दें कि हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, लिहाजा इसकी प्रोडक्ट के ऊपर इसके प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए इसकी कीमत आ गई। ढंग की बात नहीं करेंगे, सिर्फ रेटरिक में कि सब खुश हो जाए किसी तरीके ने, जो मुंह में आता है कहे जाए। ये जो चल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा, ये मेरा नहीं ख्याल। अब प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम एक और है कि जब एक आदमी, मैंने ज़िंदगी में 36 स्पोक्स पर्सन किसी के नहीं देखे जो पंजाब हुकूमत में है। ये कौन समझाए उनको कि स्पोक्स पर्सन एक ही होता है, 36 नहीं होते। आपने इतना छोटा फिगर दिया, मेरा दिल करता है मैं लड़ पड़ूँ आपके साथ यार। टोटल अगर आप मिलाएं तो 80 स्पोक्स पर्सन थे पीटीआई के साल पहले। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, साल पहले। भाईजान ने एक यूके में भी रखा हुआ अपना स्पोक्स पर्सन। अब उनमें पंजाब में यूके से क्या ताल्लुक है? मजीद 20 ऐड हो गए हैं। ऐड हो गए? हाँ, और आप ये देखें अल्टीमेटली होता क्या है कि सारों को मिटाओ, वही मैंने पठान वाली बात जो की है, फयाजुल हसन चौहान को कल्ला काफ़ी है। अच्छा, अब बदकिस्मती की बात यह है जहाँ पे रवादारी खत्म, हम अभी यानी फयाजुल हसन चौहान को सफ़र कर रहे थे
कि एक शिवली चौहान साहब आ गए। ये बात पता बहुत है बड़े क्या? बाप के बेटे बात थे, ये इतनी है, छोटी बात यह है कि हमारे तरफ, यानी अगर मुझे को कहना स्पोक्स पर्सन के नंबर दें किसी को, तो मैं सबसे ज़्यादा रेट करता हूँ कमर ज़मान खैरा को। बहुत ही सुलझे हुए मुसद्दिक मलिक, उनको मैं बहुत रेट करता हूँ। ये अच्छे स्पोक्स पर्सन है। इवन शैला रजा, शी इज़ अ वेरी डिसेंट स्पोक्स पर्सन। करेक्ट। ये सीखना चाहिए अपनी इन जमातों से। हमें सिर्फ एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी करने से अवाम को हम कोई फायदा नहीं हो रहा, ना आपको उसका कोई सवाब मिल रहा है, ना आपको उसका फायदा मिल रहा है। कहानी सुना दूं, मेरा ख्याल सुनने में तैयार हूँ ज़हनी तौर पे, लेकिन मैंने इस पर कमेंट लेना है आपसे। और ये क्योंकि कलेक्टिव कहानी है, ये पूरी कौम के लिए। मैं जब छोटा था तो मैं कोई 11-12 साल का, तो मेरी वालदा ने मुझे कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि एक बादशाह था, उसने बहुत पैसा लगा के एक संगे मरमर का हौज बनवाया, बहुत बड़ा हौज बनवाया। तो अब उसमें उसने कहा, उसके एक वज़ीर ने कहा, मुशीर उनके भी होते थे, वज़ीर उनके भी होते थे, कुछ प्रो बोनो भी होते थे जैसे आजकल है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, इसमें तो पानी नहीं होना चाहिए, इसमें दूध होना चाहिए, इतना खूबसूरत हौज है। तो बादशाह ने कहा इतना दूध आएगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा सल्तनत है, ऐलान कर दें कि हर आदमी एक जग या एक लोटा दूध का भर के लाए और इस तालाब में डाल दे, तालाब भर जाएगा। ये क्या इशू है? बादशाह ने कहा ठीक है जी। मुनादी हो गई जी। अब कोई आया ही नहीं, दूसरे दिन पूरा दिन कोई नहीं आया। मगरिब के वक्त लाइनें लग गई सारों की, वो आके जनाब सारे दूध डाल रहे हैं उसमें। तो बादशाह ने वज़ीर से कहा ये मगरिब के टाइम पे क्यों आए हैं? उनका सर सुबह दिहाड़ी करनी होती है, काम करना होता है, कमाना होता है, फिर उसके बाद फारिग होकर आ तो गए बेचारे। अब बादशाह बड़ा एक्साइटेड था, वो फजर के टाइम पे उठ गया, उठ के अपनी बैल्कनी में बैठा और उसने दूध वाले हौज को देखा तो उसमें टोटल पानी भरा हुआ था, टोटल पानी भरा हुआ था। तो उन्हें वज़ीर को उठवाया, उसने बुलाया, उन्होंने कहा भाई ये क्या है? दूध भरा था रात को लोगों ने, अभी ये पानी कैसे हो गया? कहता मेरा ख्याल है बादशाह सलामत, हर आदमी ने ये सोचा कि इतने दूध में अगर एक गिलास पानी में डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हर आदमी घर से लाया ही पानी था उसमें डालने के लिए, और वो दूध की जगह पानी का हौज हो गया। मैं जब अपने मुल्क के ऊपर ये स्टोरी अप्लाई करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हम सारे जब एक दूसरे पे एतराज़ भी करते हैं, बातें भी करते हैं, कई दफ़ा सही भी होते हैं, कई दफ़ा सही नहीं भी होते, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है इस मुल्क के लिए। और वो जो मेरी वालदा ने मुझे 11 साल की उम्र में कहानी सुनाई थी, वो मेरा दिल करता है कि मैं आज भी हर बच्चे को ये बताऊं कि हम में से सिर्फ एक आदमी ये सोच के चीट करेगा ना कि अगर मैंने कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है इतने बड़े कारोबार में, तो फिर वो पानी का तालाब। बिल्कुल ठीक है, आपकी कहानी पे कमेंट एक लाइन के करके कल एक कहानी मैं भी सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। कल अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरा कमेंट ये है कि ये जो हम ख्वाहिशात कर लेते हैं ना बाज़-औक़ात, और फिर उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं, उसका यही होता है। हमारे मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर आया जो मेरा 35 साल से दोस्त है, फर्स्ट नेम बेसिस के ऊपर मेरी उसके साथ रिलेशनशिप है, उसका नाम इमरान खान है, आपकी इत्तला के लिए, आपको पता ही है। अच्छा, उन्होंने आके मुझे कहा कि मैं 5 लाख घर बनाने वाला हूँ और 1 करोड़ नौकरियाँ बनाने वाला हूँ। 50 लाख 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं, 50 लाख घर और 50 लाख घर। तो वो हौज जो है हुकूमत का, उसमें हम ढूंढते हैं कि किधर है वो, तो उसमें किसी ने पानी का गिलास भी नहीं डाला। वो हो सकता है, वो एक सूरत में हो सकता है क्योंकि मैंने हुकूमत भी की हुई है, मैं कुछ वजारतें भी मेरे पास थी। जब आप पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज क्रिएट करते हैं और आप वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर उनको लेजिटिमाइज करते हैं और वो क्रिएट करते हैं, तो 50 लाख क्या अपना 50 करोड़ भी घर बन सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड पब्लिक अगर पार्टिसिपेट करे। यहाँ पे हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, ये मैं मानता हूँ। देखें, 2 बातें हैं, ठीक कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि साहब को इतना बड़ा नारे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि ग्राउंड पर कुछ नहीं था ना। जो आप कह रहे हैं कि इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये तो कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं की थी। और अब ये एम्बेरस हो जाएगी, सपोजली अगले 2.5 साल में मुकम्मल हो जाता है, कुछ नहीं होता। तो ये लेकिन अगर अगले 2.5 साल में चंद लाख भी हो गए और प्री फैब हो गए, मैं कह रहा हूँ 1 लाख घर हो गए, मैं कहता हूँ आपको 1 लाख, फिर उन्हें कहें अगर कि ये हुकूमत रही, हाउसिंग मिनिस्ट्री आपको दे दे, फिर शायद बन जाए। हुकूमत अगर ये रही तो कुछ ना कुछ तो बन जाएंगे। एक तुम मदद करना हुकूमत की, बनाना। अच्छा चलो ठीक है, बुखारी साहब की बात पे ही ख़त्म कर लेते हैं। सलीम बुखारी और मुबश्शिर लुकमान को इजाज़त है। डीएनए देखते रहें रोज़ाना रात को, पीर, मंगल और बुध, सिर्फ चैनल 24 पे। अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और अपनी आरा से हमें बार बार हमें बताते रहें। अगर आप समझते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस होना चाहिए तो वो भी बताइएगा हमें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।